नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के झरोखे से झांक रहे हैं गंगा किनारे बसे एक शहर पटना की कहानी में। हमारे पास जो दस्तावेज और शोध है वे महज तारीखें और नाम नहीं बताते, बल्कि एक शहर के असाधारण सफर की दास्तान सुनाते हैं, पाटलिपुत्र के शिखर से लेकर आधुनिक पटना के स्वरूप तक। तो चलिए आज इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस शहर ने कैसे बुलंदियों को छुआ, गुमनामी के दौर देखे और फिर हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। इस सफर के सबसे चौंकाने वाले और महत्वपूर्ण पहलुओं को पकड़ना ही हमारा मकसद है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। ये कहानी है एक शाही राजधानी की, ज्ञान विज्ञान के केंद्र की, व्यापार के गढ़ की और हाँ, क्रांति की भूमि की। जैसा कि स्रोत बताते हैं, गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन जैसी नदियों के संगम पर इसकी स्थिति शायद इसकी नियति तय करती आई है हजारों सालों से। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, प्राचीन काल से। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित स्थान। फिर पाटलिपुत्र की बुनियाद कैसे और क्यों पड़ी? देखिए, इसकी जड़ें सामरिक दूरदर्शिता में हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि मगध साम्राज्य फैल रहा था और राजा अजातशत्रु को एक ऐसी जगह की तलाश थी जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि नदियों के व्यापार मार्ग और संचार पर मजबूत पकड़ रखे। इसी सोच के साथ उन्होंने गंगा तट पर पाटलिग्राम नाम का एक सैनिक किला बनवाया। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में अक्सर दोहराई जाती है वो ये कि कहा जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने यहां से गुजरते हुए भविष्यवाणी की थी कि ये स्थान भविष्य में एक महान नगर बनेगा। अच्छा। खैर, भविष्यवाणी हो या ना हो, अजातशत्रु के बेटे और उत्तराधिकारी उदयन या उदयभद्र कहें ने इस जगह की रणनीतिक अहमियत को पूरी तरह पहचाना और राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आए। और यहीं से शुरू होता है पाटलिपुत्र का वो दौर जिसे स्रोत अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं, मौर्य साम्राज्य का समय। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम आते ही तस्वीर बड़ी होने लगती है ना? निश्चित रूप से यहीं से एक ऐसे विशाल संगठित साम्राज्य का संचालन शुरू हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का तख्ता पलट किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, एक केंद्रीय प्रशासन की धुरी। और इसी दौर में सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए। उनकी किताब इंडिका, जिसके अंश हमारे पास उपलब्ध हैं, पाटलिपुत्र का अद्भुत वर्णन करती है। उन्होंने इसे पालीबोथ्रा कहा है। पालीबोथ्रा? मेगास्थनीज के शब्दों में क्या खास था? क्या ये विवरण शहर की भव्यता को सही मायने में दर्शाते हैं? मेगास्थनीज के विवरण, जैसा कि स्रोतों में दर्ज हैं, वाकई चौंकाने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि शहर एक समानांतर चतुर्भुज जैसा था, करीब 14 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा। 14 किलोमीटर उस जमाने में? हाँ, सोचिए, ये लकड़ी की एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 दरवाजे थे। उन्होंने राजमहल की इतनी तारीफ की कि उसे ईरान के उस समय के मशहूर शाही शहर सूसा और एक अबातना के महलों से भी बेहतर बताया। कमाल है। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं थी, बल्कि कुशल प्रशासन की भी थी। उन्होंने 30 सदस्यों वाली एक नगर समिति का जिक्र किया है जो 6 उप समितियों में बटी थी और शहर के अलग अलग पहलुओं का ध्यान रखती थी। ये स्रोत बताते हैं कि ये शहर उस दौर में प्लानिंग और वैभव का एक वैश्विक मानक था। वाओ! यानी सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह विकसित, सुनियोजित महानगर। और सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र का महत्व सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक ही रहा होगा या और भी कुछ? बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात को साफ करते हैं। अशोक महान के समय पाटलिपुत्र सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह बौद्ध धर्म का एक वैश्विक मंच बन गया। अच्छा, वैश्विक मंच? जी हाँ, यहीं पर तीसरी बौद्ध संगीति यानी परिषद का आयोजन हुआ, जिसका मकसद बौद्ध शिक्षाओं में एकरूपता लाना था। अशोक ने अपने धम्म यानी नैतिक और सामाजिक आचरण के सिद्धांतों को फैलाने के लिए यहीं से पूरे साम्राज्य और यहाँ तक कि विदेशों में भी दूत भेजे। कुम्हरार की खुदाई में मिला 80 स्तंभों वाला विशाल सभा भवन, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, उस दौर की वास्तुकला और भव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। और ये सोचने वाली बात है कि मौर्य काल में इतना विशाल संरचना शायद लकड़ी के ढांचों से पत्थर की तरफ बढ़ने का संकेत भी देता हो, जैसा हमने पहले मेगास्थनीज के विवरण में सुना। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता रहता है। मौर्य साम्राज्य के अस्त होने के साथ
क्या पाटलिपुत्र की शान भी धुंधली पड़ गई? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? मौर्यों के बाद शुंग और कण्व वंशों ने यहां से राज तो किया, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। हालांकि गुप्त साम्राज्य के समय पाटलिपुत्र ने एक बार फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा का बड़ा हिस्सा हासिल किया। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाए रखा। लेकिन इस दौर की खासियत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान विज्ञान, खासकर खगोल विज्ञान, गणित और साहित्य के अभूतपूर्व विकास का केंद्र बना। गणित? कोई खास नाम जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से मिलता है? महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। आर्यभट्ट? जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि वो इसी शहर के निवासी थे। यहीं उन्होंने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत जैसे कालजयी ग्रंथ रचे। वाह, आज हम स्कूलों में उनका नाम पढ़ते हैं, पर यह सोचना कमाल है कि वो इसी शहर की देन है। बिल्कुल। और इसी गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए और उन्होंने पाटलिपुत्र में समृद्ध मठों, अस्पतालों और यहाँ के लोगों के सुखी जीवन का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। फाहियान के विवरण के कुछ सदियों बाद ही एक और चीनी यात्री का नजरिया बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता है कि इसके बाद पाटलिपुत्र के लिए एक बहुत मुश्किल दौर आया। बिल्कुल सही कहा। गुप्त साम्राज्य के कमजोर पड़ने और फिर उत्तर पश्चिम से हूणों के विनाशकारी आक्रमणों के बाद पाटलिपुत्र का पतन तेजी से हुआ। ये गिरावट इतनी गहरी थी कि जब 7वीं शताब्दी में ह्वेन-त्सोन या युएन-च्वेंग कहें यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस कभी के भव्य शहर को लगभग खंडरों में तब्दील पाया। खंडरों में? हाँ, उनके विवरण फाहियान के विवरणों से बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि अगले लगभग 1000 सालों तक पाटलिपुत्र एक भूला हुआ शहर बनकर रह गया। राजनीतिक सत्ता और महत्व के केंद्र अब कन्नौज और फिर दिल्ली जैसे शहर बन गए। 1000 साल की गुमनामी, ये किसी भी शहर के इतिहास में एक बहुत लंबा और अंधेरा दौर होता है। क्या स्रोतों में इस बात का कोई संकेत है कि क्या ये पतन सिर्फ राजनीतिक था या शहर पूरी तरह उजड़ गया था? स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताते, लेकिन ह्वेन-सांग का विवरण बताता है कि आबादी बहुत कम हो गई थी और इमारतें खंडहर थीं। राजनीतिक और आर्थिक महत्व तो निश्चित रूप से खत्म हो गया था, भले ही कुछ लोग वहां रहते रहे हों। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। जिस रणनीतिक नजरिए से अजातशत्रु ने पाटलिग्राम बसाया था, वही नजरिया सदियों बाद एक और शासक को यहां वापस खींच लाया। आप शेरशाह सूरी की बात कर रही हैं ना, जिसने इस शहर को फिर से जिंदा किया? एकदम सही। 16वीं शताब्दी में बिहार के सासाराम से उठे पठान शासक शेरशाह सूरी, जिन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था, ने इस प्राचीन स्थल की भूली हुई सामरिक क्षमता को फिर से पहचाना। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि 1541 में उन्होंने पाटलिपुत्र के खंडरों पर एक नया मजबूत शहर बसाया और उसे नाम दिया पटना। पटना? तो ये नाम शेरशाह सूरी ने दिया? जी हाँ, उन्होंने इसे न सिर्फ बिहार सूबे का मुख्यालय बनाया, बल्कि गंगा के रास्ते होने वाले व्यापार का एक अहम केंद्र भी बना दिया। ये एक तरह से शहर का पुनर्जन्म था। और मुगल शासन के दौरान पटना की क्या हैसियत रही? क्या ये अपना नया महत्व बनाए रख पाया? मुगल काल में पटना एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी और इससे भी बढ़कर एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बना रहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा करती है कि ये शहर शोरा, मतलब सॉल्ट पीटर, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था, कपास, चीनी और अफीम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? हाँ, बिल्कुल। यही वजह थी कि डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी यहाँ अपनी कोठियाँ यानी व्यापारिक चौकियाँ और गोदाम स्थापित करने के लिए उतावले रहते थे। एक दिलचस्प बात जो स्रोतों में मिलती है वो ये कि 1704 में औरंगजेब के पोते और तत्कालीन बिहार सूबेदार राजकुमार अजीमुशान ने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद रखने और इसे दिल्ली जैसा भव्य बनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि ये नाम बहुत चला नहीं। अजीमाबाद दिलचस्प है। इसके बाद भारत के इतिहास में यूरोपीय शक्तियों का दखल बढ़ता है, खासकर अंग्रेजों का। 1764 की बक्सर की लड़ाई बड़ा मोड़ थी। इसका पटना पर क्या असर पड़ा? बक्सर की लड़ाई के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, पटना और पूरा बिहार कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। उन्होंने यहाँ अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और व्यापारिक हितों को साधा। इसी दौर का एक मशहूर निर्माण है गोलघर। हाँ, गोलघर। स्रोत बताते हैं कि 1786 में कैप्टन जॉन गास्टन ने इसे अनाज भंडारण के लिए बनवाया था
ताकि अकाल जैसी स्थिति से निपटा जा सके। आज ये पटना की पहचान बन चुका है। लेकिन पटना सिर्फ व्यापार और प्रशासन का केंद्र नहीं रहा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहां भी पहुंची थी। पीर अली खान, जो एक किताब बेचने वाले थे, उनके नेतृत्व में यहां विद्रोह हुआ। हालांकि जैसा कि अंग्रेजी दस्तावेजों में दर्ज है, इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। पीर अली खान। और फिर लगभग आधी सदी बाद इतिहास ने एक और मोड़ लिया और पटना को फिर से राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जी हाँ, 1912 में जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, तो पटना को इसकी राजधानी चुना गया। अच्छा। ये आधुनिक पटना के विकास का शिलान्यास था। एक नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित किया गया, जिसे न्यू कैपिटल एरिया या नई पटना कहते हैं। यहां बनी इमारतें जैसे पटना हाई कोर्ट, सचिवालय, अब पुराना सचिवालय, और राजभवन इंडो सार्वजनिक शैली की वास्तुकला का शानदार नमूना है। अमी और यूरोपीय शैलियों का मिला जुला प्रभाव दिखता है। बिल्कुल सही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पटना के योगदान का भी हमारे स्रोतों में काफी जिक्र है। लगता है ये शहर सिर्फ प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना का भी केंद्र था। बिल्कुल। पटना स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बन गया था। स्रोत बताते हैं कि महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आए, तो पटना उनके और अन्य नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव और रणनीति केंद्र था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे कई दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी इसी शहर से अपनी गतिविधियां चलाते थे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी एक बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक घटना का जिक्र इन दस्तावेजों में है। पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करते हुए 7 युवा छात्र अंग्रेजी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए और शहीद हो गए। ओफ, 7 छात्र शहीद हुए? जी, उनकी याद में बना शहीद स्मारक आज भी उस बलिदान की कहानी कहता है। तो ये सफर हमें आजादी के बाद के पटना तक ले आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक इस शहर की कहानी कैसे आगे बढ़ी है, संक्षेप में? आजादी के बाद पटना स्वतंत्र बिहार की राजधानी बना और लगातार शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा और वाणिज्य के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज का पटना अपने आप में एक अनूठा मिश्रण है, जहां आप कुम्हरार के मौर्यकालीन अवशेष देख सकते हैं, वहीं गोलघर जैसी औपनिवेशिक इमारतें भी हैं और साथ ही आधुनिक मॉल और पुल भी। स्रोत यही दर्शाते हैं कि ये शहर अपने गौरवशाली अतीत, मध्यकालीन विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं को एक साथ समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये थी पटना की कहानी, पाटलिपुत्र से आज तक का एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर। जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी और स्रोतों से पता चलता है, वाकई ये सिर्फ एक शहर का इतिहास नहीं, बल्कि उसकी जिजीविशा यानी टिके रहने और फिर से उठ खड़े होने की अद्भुत क्षमता की कहानी है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से गुजरते हुए एक बात बार बार उभर कर आती है, शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें या राजाओं के फरमान नहीं होते। शहर बनते हैं वहां रहने वाले लोगों से, उनकी संस्कृति, उनके सपनों, उनके संघर्षों और उनकी अटूट इच्छा शक्ति से। पाटलग्राम के छोटे से किले से लेकर आज के विशाल पटना तक ये कहानी इसी मानवीय जज्बे की है जो हजारों सालों से यहाँ धड़क रही है। सचमुच ये सोचने पर मजबूर करता है। और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी ये सवाल घूम रहा होगा, पटना के इस विशाल और परतदार इतिहास का वो कौन सा दौर, कौन सी घटना या कौन सी शख्सियत है, चाहे वो मेगास्थनीज का हैरत अंगेज विवरण हो, आर्यभट्ट की बौद्धिक उड़ान, शेर शाह का पुनरुत्थान हो या आज़ादी के मतवाले शहीदों की कुर्बानी।